नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर मरवाही उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। गुरुवार को बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं 16 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से के ध्रुव पर्चा दाखिल करेंगे। यहां तक तो सब कुछ सामान्य है, लेकिन असल पेंच जोगी परिवार को लेकर है। जोगी परिवार जाति के मामले में फंसा हुआ है। अमित जोगी मरवाही से पर्चा भरने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि बुधवार को जोगी कांग्रेस की तरफ से ऋचा जोगी के नाम से भी एक पर्चा लिया गया था, लेकिन गुरुवार की शाम होते होते कलेक्टर ने ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है। चर्चा इस तमाम विधानसभा के उपचुनाव और जाति के मामले पर करेंगे। खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। गुरुवार को बीजेपी के गंभीर सिंह ने मरवाही उपचुनाव के लिए पर्चा भरा, तो शुक्रवार को कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेंगे। मरवाही में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन सभी की नजर तीसरे कोण यानी जोगी परिवार पर है, क्योंकि मरवाही में इस बार अजीत जोगी की विरासत दांव पर है। बात करें बीजेपी की, तो गंभीर सिंह ने रमन सिंह की मौजूदगी में पर्चा भरा। इस दौरान रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। 18-20 महीने की बड़ी असफलता को लेकर हम इस चुनाव के मैदान में हैं। क्या वादा और क्या विश्वास दिलाया था जनता को, और भ्रम में आके लोगों ने वोट दिया था। एक तरफ शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की बात राहुल गांधी ने किया था, दूसरी तरफ पूरी कर्जा माफी की बात किया था, तीसरा विषय किसानों के लेकर था कि हम 2500 रुपये धान की कीमत देंगे, नवयुवकों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सारी बातें, शराबबंदी तो नहीं, घर घर में बिक रहा है, और सरकारी शराब दुकान में अवैध शराब बिकना हिंदुस्तान में शायद छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है। उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। ताजा घटनाक्रम में अर्चना पोर्ते ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये वही अर्चना पोर्ते हैं जो 2018 के चुनाव में मरवाही से बीजेपी की टिकट पर खड़ी हुई थी। आज मरवाही में फिर एक चुनौती उपचुनाव है हमारे सामने, और जो लोग यहाँ 20 साल से आदिवासियों का हक अधिकार छीन के बैठे हैं, जो कहते हैं हम आदिवासी हैं, जिन्होंने 20 साल से मरवाही का विकास नहीं किया, मरवाही की जनता के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ खेला, जिनके मर्म को, जिनके जज्बातों के साथ 20 साल तक उन्होंने ठगा, ऐसे लोगों को इस चुनाव में हम मरवाही से बाहर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार 2018 में हुए मरवाही चुनाव पर एक नजर डाल लेते हैं। 2018 में मरवाही में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 2018 के मरवाही विधानसभा चुनाव में कुल 1,44,669 वोट पड़े थे। 2018 में मरवाही में 81.15% वोटिंग हुई थी। जोगी कांग्रेस को 49.64% वोट मिले थे। बीजेपी को 18.49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 13.43% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। 9 उम्मीदवारों को कुल 75,129 वोट मिले, जबकि जोगी कांग्रेस को अकेले 74,040 वोट मिले थे। मतलब कांग्रेस को जोगी कांग्रेस से 54,000 वोट कम मिले थे। मरवाही में बेशक जोगी परिवार और फिर जोगी कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन उसके लिए पहले की तरह राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि जोगी कांग्रेस के पास इस समय कुछ है तो वो है अजीत जोगी का नाम और उनके प्रति सहानुभूति। दूसरी ओर कांग्रेस के पास सत्ता में होने का प्रभाव, पेंड्रा मरवाही गुरेला को जिला बनाना और करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात। इसके अलावा दंतेवाड़ा और चित्रकोट उपचुनाव में जीत के साथ पार्टी के पक्ष में लहर का सहारा है। तो 90 में से 14 सीटों पर सिमट चुकी बीजेपी के पास केंद्र की मोदी सरकार है। ऐसे में सवाल उठता है कि मरवाही में जोगी कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी? मरवाही में कांग्रेस जोगी परिवार का वर्चस्व तोड़ पाएगी? 19 साल से जीत की आस में बैठी बीजेपी इस बार मरवाही में कमबैक कर पाएगी?
सत्ता में होने का लाभ मरवाही में कांग्रेस को मिलेगा। योजनाओं की सौगात पर सहानुभूति की लहर भारी पड़ेगी। टीम न्यूज स्टेट। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। ऋचा जोगी के जाति सर्टिफिकेट सस्पेंशन के मामले में अमित जोगी क्या कह रहे हैं। और दुर्भावना में केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और डॉक्टर रेणु जोगी जी की बहू हैं और मेरे बेटी के मां हैं। सरकार किसी भी सूरत में मेरे परिवार को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। निलंबन एक अस्थायी प्रक्रिया है। जब तक उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता है, उनका नामांकन पत्र स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस संबंध में हम लोग पहले भी उच्च न्यायालय में जा चुके हैं और आज इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हमने दे दी। सामने उपचुनाव हैं, मुद्दों की बात नहीं हो रही। अगर केंद्र में कुछ है तो वो जाति है, और जिसको लेकर सालों से फैसला अटका हुआ है, एक रुका हुआ फैसला, न जाने कब ये फैसला होगा। बहरहाल सस्पेंशन जरूर हो चुका है इस नए मामले में। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र तिवारी जी, और जोगी कांग्रेस से भगवानू नायक जी हमारे साथ हैं। उम्मीद है बीजेपी की तरफ से भी जल्दी कोई उनके नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले तिवारी जी आप ही से बात, एक बार फिर से अमित जोगी हमलावर हैं। वो सरकार पर पहले दिन से ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि दरअसल सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई जोगी परिवार से चुनाव लड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है मकसूद जी। हम नियम, कायदे, कानून, उसकी प्रक्रिया से यहाँ पर चुनाव कराना चाहते हैं। और आज जो ऋचा का वो जो प्रमाण पत्र था वो निरस्त किया है, तो वो छानबीन समिति ने किया है। छानबीन समिति कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, सरकारी अधिकारियों की बनी हुई कमेटी है जो इस कार्य को करती है। और इसके अलावा उनको ये भी कहा गया है कि उसके लिए, उसकी समीक्षा के लिए, उसकी बाकी प्रक्रिया के लिए उसको राज्य स्तरीय जो छानबीन समिति है वहाँ भेजा गया है। तो कोई भी लड़े, हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण इस बात का है, देखिए मकसूद जी, पहले तो पृष्ठभूमि समझनी होगी कि 2018 में जब चुनाव हुआ तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, अपने संगठन की क्षमता पर और अपने जबरदस्त नेतृत्व जो श्री भूपेश बघेल जी का था उसके आधार पर चुनाव लड़े और 68 सीट जीते। उसके बाद कसौटी पर हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने तब कसा जब हम 2 विधानसभा के 2 उपचुनाव लड़े, एक चित्रकूट का और एक दंतेवाड़ा का। दोनों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। उसके बाद लगातार मुसलसल यहाँ चुनाव होते रहे। नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, और सब में नगर निगम में तो ये स्थिति कि हम 10 के 10 महापौर बनाने में सक्षम रहे, और बाकी जगह भी लगभग 80% कांग्रेस के लोग जीत करके आए। ये हर बार हम हाँ तो पार्षदों में भी, जनाबे आली, पार्षदों में भी तो हमारा बहुमत है पूरी तरह से। निकाल करके पूरी सूची देख लीजिए आप, पूरी तरह से। तो ये हालत ये रही कि हम लगातार कसौटी पर खरे उतरते रहे। अब वो जोड़ तोड़ की बात करेंगे तो फिर अपन मध्य प्रदेश चलते हैं, महाराष्ट्र चलते हैं, बहुत सारी बातें, आज जाति पर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो मगर हाँ, तो बस इसीलिए अब ऋचा जोगी की जो जाति का मामला है, इसके मामले में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दरअसल बुनियादी रूप से गलती हुई कि 15 सूत्रीय एक दस्तावेज संत कुमार ने, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, आजकल कहाँ है मुझे नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठेंगे सरकार के करीबी हैं आजकल वो, उन्होंने 15 सूत्रीय एक शिकायत दिया। प्रत्येक बिंदु जो है उसको मैंने देखा है और वो बड़ा विचारणीय है। उसमें एक बात जो 2010 में ऋचा जोगी ने जरहा गांव में, मुंगेली में, जहां से उनको तथाकथित प्रमाण पत्र मिला है,
तो वहां पर अपनी जमीन को बेची और उसमें स्टाम्प पेपर में वो हजार रुपए की स्टाम्प पेपर 1,02,000 रुपए की जमीन उन्होंने बेची है। उसमें लिखा है ईसाई और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गैर आदिवासी, और इसके अलावा दुनिया भर के उन्होंने प्रमाण दिए। अकलतरा में भी जो उन्होंने नामांकन भरा था तो उसके लिए भी सामान्य वर्ग का मिला था। भगवानी जी बताइए, भगवान जी बताइए, मैं वही कह रहा हूं जब अब से पहले जाति का जिक्र नहीं हो रहा था, अब से पहले ऋचा जोगी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो फिर अचानक से सर्टिफिकेट की जरूरत भी उनको पड़ी, और उसके बाद लगातार आपके जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो हमलावर भी हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि सब कुछ सरकार के इशारों पर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूं कि सम्मानीय राजेंद्र तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ है, मेरे सम्मानीय भी है। उन्होंने कहा कि ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुआ है, तो पहले तो यह जान लें जाति प्रमाण पत्र अभी निरस्त नहीं हुआ है, अभी निलंबित हुआ। और ये निलंबित होने का एक बड़ा कारण जो है वो यह है कि वो स्वर्गीय जोगी जी की बहू है, अमित जोगी जी की पत्नी है, और मरवाही विधानसभा क्षेत्र है, फिर इतिहास गवाह है कि वहां पर जोगी जी का गढ़ रहा। आप देखिए फिर से इमोशनल इस मामले में कर रहे हैं पूरा मामला, ये तो सबको पता है ना। छत्तीसगढ़ तो क्या, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को भी पता है कि ऋचा जोगी कौन है। सवाल ये है कि इस वक्त में उनको सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई हमारे यहाँ तो पेट्रियार्की का सिस्टम है ना, पिता की जाति पुत्र या पुत्री को मिलती है। जाति प्रमाण पत्र उनके पिता लंबे वक्त तक जो है रेंजर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में रहे हैं, कहाँ उनकी जाति लिखी हुई थी? देखिए, किसी ने अगर अपने दस्तावेज में अगर जाति का धर्म का उल्लेख नहीं किया है, इसका यह मतलब नहीं कि उस जाति के अधिकार से वंचित हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है। दूसरी बात, अगर ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र बना है तो किस सरकार ने बनाया है? क्या कोई भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र कांग्रेस सरकार में बना सकता है क्या जाकर के? तो सवाल यह उठता है कि आज कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1940 का लीगल दस्तावेज दे करके जोगी ये ऋचा जोगी ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया है। और ऋचा जोगी आदिवासी नहीं बल्कि उसके परिवार के पूरे सदस्य हैं जो 50 सालों से आपसी सेवा में अधीनस्थ है। 2018 में ऋषभ साधु जो उनके भाई है उन्होंने जाति प्रमाण पत्र हासिल किया है, उसी ऋषभ साधु ने उसके बाद स्वप्निल। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, इससे पहले जो 2018 विधानसभा का चुनाव ऋचा जोगी ने लड़ा था उसमें उन्होंने सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगाया? उन्होंने फिर वो जो एक सामान्य सीट के लिए जो रकम भरता है कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए, फिर वो रकम उन्होंने क्यों भरी थी? देखिए, ऐसा है कि वो जो विधानसभा था वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था। और कोई भी आरक्षित समाज का कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत आता है वो सामान्य कैटेगरी में जाकर चुनाव फाइट कर सकता है, और वहां पर जो निर्धारित राशि है वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, तो सामान्य राशि ही की जाएगी। वहां पर उनको कैसे डिस्काउंट मिलेगा जब वो ऑलरेडी जब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है तो सही ना सही। हाँ, तो ये टेक्निकल चीजें आपसे समझ रहे हैं ना, क्योंकि वही बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और खुद आदिवासी नेता उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, बीजेपी के हों या फिर कोई और आदिवासी संगठन हो। भगवानू जी प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी के नेता इस वक्त संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करें, लेकिन पहले पटेरिया जी से बात करेंगे। पटेरिया जी कहते हैं कि सियासत और शतरंज में जो है बिसात इस तरीके से बिछाई जाती है कि कब किस वक्त में कौन सा मोहरा आपको चलना है इसका ध्यान रहे। तो ये बिसात किसकी बिछाई हुई है और चालें कौन चल रहा है? अब जाति का मामला, सर्टिफिकेट का मामला आ गया, मरवाही और मरवाही के विकास की बातें नहीं हो रही है। क्या पूरा ये चुनाव एक इमोशनल कार्ड खेलने की तरफ जा रहा है? क्या विंडिक्टिव या विंडिटा पॉलिटिक्स की तरफ इसे ले जाने की कोशिश हो रही है? वास्तव में जिस तरह का चुनाव हो रहा है मुझे लगता है रियल इश्यूज के साथ चुनाव होना चाहिए, लेकिन अजीत जोगी और उनके परिवार की जाति का मुद्दा सदैव चर्चा का विषय रहा है। और इस मुद्दे को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित लोग हैं उन लोगों ने अजीत जोगी के खिलाफ उठाया था। बाद में ऋचा जोगी को लेकर भी ये सवाल खड़े किए गए। अगर सवाल खड़े किए गए हैं तो मुझे लगता है उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। इन बड़े लोगों से जुड़े हुए सवालों को लंबे समय तक आप स्थगित नहीं रख सकते हैं। अजीत जोगी कई बार कहा करते थे कि राम
राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा अगर सबसे लंबा चला है तो वो अजीत जोगी की जाति का मुद्दा है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहू के पीछे मामला जुड़ गया है। देखिए, 2-3 चीजें आपने कही है जिनको मैं सिर्फ रेखांकित करना चाहूंगा। जब आप जमीन बेचते हैं तो आपको अपनी जाति, अपना धर्म बताना पड़ता है। आपने क्यों नहीं बताया? आपके जो पिता का धर्म है, क्योंकि पितरात्मक सोसाइटी है, वो आपके साथ में आपकी जाति उसके साथ इनहेरिट होती है। दूसरा, सबसे पहले कि आपने अतीत में क्या किया है। निश्चित तौर पर जो मेरी जानकारी है, जो साहब कांग्रेस के कह रहे थे वो सही हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ता है तो भी उसे वो सहूलियतें प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनुसूचित सामान्य सीट पे चुनाव लड़ेगा तो उसके जो फीस है वो राशि नहीं लगेगी। मुझे जहां तक जानकारी है कि फीस तो जमा करना पड़ती है। दरअसल कई बार आपका अपना बुना हुआ जो जाल है वो आपके पीछे पड़ जाता है। कई बार आपका जो अतीत है वो आपका पीछा करता रहता है। मुझे लगता है, हाँ, अगर अमित जोगी को लगता है, उनकी पत्नी को लगता है, उनकी डॉक्टर रेणु जोगी को लगता है, तो मुझे लगता है उनको कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ, हिंदुस्तान में अदालतें बहुत मजबूत हैं और सक्षम अदालतें इस बात का फैसला दे सकती हैं। लेकिन 86 से लेकर 2020 आ गया, ये सुलझ नहीं पा रहा है। कोर्ट में भी तो गया था मामला, वहां भी कुछ तय नहीं हो पा रहा, मतलब कोई इसमें डिसीजन नहीं हो पाया। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक कोई इंटरेस्टेड पार्टी नहीं होती है तब तक ऐसे फैसले नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी बात है, सामान्य आदमी से जुड़े फैसले साल 2 साल में हो जाते हैं। जो एक राज्य स्तरीय छानबीन समिति, उसका फैसला अंतिम होता है। अगर आपको तकलीफ है तो आप हाई कोर्ट चले जाइएगा, और ज्यादा तकलीफ है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा। डिले आखिर कौन करता है? जिसको इससे लाभ होना हो। तो लाभ तो 2 लोगों को हो सकता है, या तो जोगी परिवार को या जोगी परिवार को जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार या लॉ एजेंसीज या जो हमारी सरकारें हैं, इनको इन चीज़ों पर स्पीड अप करना चाहिए। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह इसको बहुत लंबा चीज़ों को विस्तारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बार आक्षेप लगेंगे, बातें आएंगी। मुझे लगता है एक फाइनल जजमेंट तो आना ही चाहिए। एक ये चीज़ जो टेक्निकल समझाइए प्लीज़ पटेरिया जी, कि जैसे कि ऋचा जोगी का जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड हो गया है, ठीक है, वो राज्य छानबीन समिति के पास चला गया। और इसी तरह से जाति को लेकर मामला अमित जोगी का भी उलझा हुआ है, क्योंकि वही मामला उनके साथ भी चल रहा है जो अजीत जोगी के साथ चल रहा था, स्वर्गीय अजीत जोगी के साथ। तो ऐसे मामले में अगर क्या वो व्यक्ति चुनाव के लिए फॉर्म अगर भरेगा तो फिर ये स्क्रूटनी जब होगी तो उसमें क्या वो उनका चुनाव नामांकन रद्द हो सकता है क्या? देखिए, अगर वो स्थगन कोर्ट से नहीं लाए, मतलब सस्पेंशन पर, तो दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि जो दूसरे प्रत्याशी हैं, दूसरे दल हैं, ये सवाल खड़ा कर सकते हैं। सस्पेंशन यानी आपको जो सुविधा मिली है, आपका जो स्टेटस है, उसे विदहेल्ड किया जाता है, उसे निलंबित किया जाता है, विलंबित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया है तो उसकी सुविधाओं का आप लाभ लेकिन वो अगर लेकिन हाई कोर्ट में तो पहले ही संत कुमार नेताम कैविएट लगा चुके हैं। हाई कोर्ट में तो कैविएट लग गई, मतलब उस पक्ष को भी सुनना होगा आपको। आप एक तरफा इसमें कोई राहत नहीं दे सकते किसी को। देखिए, राहत मिले ना मिले, अदालतें कई बार रात को 12 बजे 2 बजे भी फैसले दिया करती हैं, और मुझे लगता है कि एक अर्जेंट नेचर का मामला है, अदालतों को इसको संज्ञान लेना चाहिए। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की अदालतें रात को 2-2 बजे तक खुली हैं। तो अगर एक संवेदनशील मामला है, किसी के साथ अन्याय ना हो, तो अगर इस पर फैसला तो आना चाहिए। मुझे लगता है अदालतों को इस बात को, मेरी गुजारिश को ध्यान रखना चाहिए। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, बीजेपी अपने आप को कहां देख रही मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर? और देखिए, बीजेपी हमेशा से संविधान के साथ में, नियमों के साथ में है। और बड़ा दुख का विषय है 2 वर्ष की जो असफलता के बीच में जब कांग्रेस सरकार मरवाही चुनाव के लिए जा रही है, जहां उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो शायद इस सीट को नहीं जीत पाएगी, तो तमाम प्रकार के षड्यंत्र जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है देश के अंदर में, एक बार फिर से उसका वही काला चेहरा सामने नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति को चुनाव में लड़ने के लिए हमें कहीं दिक्कत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी नहीं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, तो ये तो मुख्यमंत्री भी कह रहे थे ना संजय जी, कि जिसके पास प्रमाण पत्र है, जो आदिवासी है, वो चुनाव लड़ ले। मैं आ रहा हूँ। मेरा कहना ठीक है, उसके साथ तो कहीं किंतु बात तो है ही नहीं। ये तो ये उलझे हुए लोग हैं कि जो कभी जोगी जी के साथ खड़े थे आदिवासी है। आपको याद होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, तो आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी की राहुल गांधी ने इनको भेजा था ना। ये तो 2.5-3 करोड़ जनता के साथ में विश्वासघात करे हुए लोग हैं कांग्रेस के लोग।
और ये कह रहे हैं वो आदिवासी नहीं, तो सबसे पहले सवाल तो सोनिया गांधी संजय ठीक है, देखिए पॉलिटिकल अगर आपका ये जवाब और सवाल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं किसी की जाति निर्धारित करेंगे ना, वो निर्धारित करना तो राज्य छानबीन समिति का काम है, या फिर अगर अदालत में मामला गया तो उसका काम है। मैं तकनीकी विषय पर आ रहा हूँ, आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कथन कहा, इसलिए मेरे को जवाब देना पड़ा। देखिए आज ऐसा है टाइमिंग को लेकर, आज पहला अंतिम दिन है नामांकन का, 15 तारीख को 2 दिन निर्णय रखा जाता है, उसको आज घोषित किया जाता है ताकि सामने वाले को समझ नहीं पाए। जो भी पटेलिया जी कह रहे थे कि देश के अंदर संविधान में कानून और प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। छानबीन समिति वाला काम पहले क्यों नहीं कर लिया गया? हाई पावर कमेटी का काम पहले क्यों नहीं लिएगा? आप पूरे पिक्चर को देखेंगे, पूरे इस एपिसोड को देखेंगे, 15-20 दिन का एपिसोड है ये सर, कि जो जाति निर्धारित करती थी, जो समिति उसको किनारे करके कलेक्टर को पावर दिया जाता है। ठीक है, देखिए तिवारी जी, बहुत सारे सवाल हो गए हैं कि मौका मिलना चाहिए। हालांकि अतीत या इतिहास में हम देखें तो कई बार ऐसा भी हुआ कि उपचुनाव में तो सामने वाला वो जो उम्मीदवार रहता वही गायब हो जाता है, तो किसको कितना मौका मिला है तो सबको पता ही। आप जवाब दे दें तिवारी जी। किसी को किसी से जोड़ेंगे तो कहीं का विषय निकल जाएगा। मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऋचा जोगी के मामले में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनके पिता जो थे प्रवीण साधु, वो मेरे प्रिय लोगों में से थे। असमय बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और मेरा उस मामले में एक ही वाक्य रहेगा कि भाई ये छानबीन समिति जो है वो जाने, और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो जाने। उस मामले में मेरी व्यक्तिगत रूप से मुझे बोलना मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है, अभी संजय श्रीवास्तव जी ने बहुत सी बात कही मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के जोगी जी को। ये बात सही है कि कांग्रेस आला कमान ने उनको इस आधार पर मुख्यमंत्री बनाया था कि वो आदिवासी हैं, और उस समय तक उनका मामला लंबित पड़ा हुआ था। मगर जैसे ही छानबीन समिति ने, और खास तौर से दिलीप सिंह भूरिया की जो कमेटी थी, उसने ये निर्णय दिया, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, इन्हीं की पार्टी के नेता थे दिलीप सिंह भूरिया। उन्होंने जब ये कहा कि ये आदिवासी नहीं है, इसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से ये हुआ कि छानबीन समिति बनाई गई, और छानबीन समिति ने ये निर्णय दिया कि अजीत जोगी जी, दिवंगत अजीत जोगी जी, बड़े सम्मान से मैं उनका स्मरण करूंगा, वो आदिवासी नहीं है। इसके बाद में कुल मिला हाई कोर्ट ने भी उस बात पर मुहर लगाई, क्योंकि जो छानबीन समिति होती है, उच्च स्तरीय छानबीन समिति, उसका निर्णय अंतिम होता है। तो इन सारे आधार पर को ले करके ये माना गया कि भाई वो अनुसूचित जनजाति के नहीं है। और इस बात को गाहे बेगाहे सबसे ज्यादा तो जब वो कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने उठाया। संत कुमार ने जिन्होंने ये सारे मामले उठाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अब दिक्कत क्या हो गई कि अंतागढ़ चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोगी जी का ऐसा गठबंधन हुआ, जोगी जी को कांग्रेस क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों निकाला गया उनको? इसीलिए निकाला गया क्योंकि वो अंतागढ़ में जो हुई, मैं उसकी पृष्ठभूमि में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो गठबंधन चालू हुआ, वो अभी डिबेट तक में दिख रहा है आपको। नहीं, वो डिबेट में भी दिख रहा है कि भगवानु नायक तो एक तरफ हो गए हैं, उनका चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए, इसको लेकर मेरे प्रिय श्रीवास्तव जी विपक्ष में थे 15 साल, आपने भी सवाल दलील प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये दोनों की जो सांठगांठ है, वो एक फाइनल कमेंट मुझे लेने दीजिए। देखिए, जोगी कांग्रेस का मामला है तो भगवानु नायक, अब इस लड़ाई को आप कहां और कैसे ले जाएंगे? वो जो गठबंधन है वो नहीं, लेकिन चुनाव तो सब अलग अलग लड़ेंगे ना। जोगी कांग्रेस तो अब अलग पार्टी रहेगी ना। मरवाई तो, अगर मरवाई में भी मुश्किल हो जाएगी फिर ऐसे तो। मेरे बहुत ही सम्मानीय, मेरे बहुत ही बड़े भाई शौकत प्रवक्ता है राजेश तिवारी जी, जिनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अजीत जोगी जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो आदिवासी थे। मैं नाम भी नहीं चाहूंगा, तमाम जो नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो लोग सपने खाते थे कि अजीत जोगी आदिवासी है, और जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं वो गैर आदिवासी हो जाते हैं। वाह, वो 2018 लगातार जो 4-3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के टिकट से लड़ा, और यही आदिवासी का आदिवासी जो विधायक है जो राज्यपाल के पास जाकर के शिकायत करते थे, एक सदन के समय में यही शिकायत राज्यपाल के पास जाकर के ये कहते थे जोगी जी असली आदिवासी। तो ये कहने वाली बात है, जोगी जी नई पार्टी बनाते हैं
और छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसा काम चल रहा है जो कि नई पार्टी को स्थापित कर रहे थे और जिस तरीके से लहर चला रहा है, ये हमारी दूर दृष्टिकोण है। ये जो है, ये जो आप जितना कुछ हो रहा है, ये जो भी ओके, लहर वगैरह की अपनी बात रही है, 5 सीटें जरूर जीत कर आए हैं। ठीक है, आने वाले वक्त के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि मरवाही का उपचुनाव हो रहा है। देखते हैं कौन अपना नामांकन बचा पाता है। भाई जिनके नॉमिनेशन आज फाइल हुए हैं, कुछ के कल हो जाएंगे, लेकिन कौन नामांकन बचा पाएगा ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना इस पूरे प्रकरण में। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन अभी 3 नवंबर में वक्त है संजय जी, और बात करेंगे आपसे, आप सभी लोगों से और बात करेंगे। 3 नवंबर में वक्त है, अभी 3 नवंबर की वोटिंग है, नतीजे 10 को आएंगे भले ही। बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ।